ठीक है, तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे थे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, अब उसी से आगे हम लोग को इसी में पढ़ना है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगभग खत्म हो गया है। इसके बाद इसमें मैटर वेव और वही रेडिएशन प्रेशर का कंसेप्ट हम लोग का बचा हुआ है। तो जो फेलियर था उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट में, तो उसी से इसके बारे में शुरू करते हैं उसी से आगे। फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। ठीक है, क्या क्या फेलियर था? तो पहला जो डीप फेलियर था वो इंटेंसिटी प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो था वो इंटेंसिटी प्रॉब्लम। इंटेंसिटी प्रॉब्लम कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे वेव में क्या होता है कि अगर किसी सरफेस पे अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑसिलेशन बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, और इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है कि उसमें इकट्ठा होने वाला जो एनर्जी है वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम लोग फोटोन थ्योरी में पढ़े, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े, कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं। यानी कि इंटेंसिटी प्रॉब्लम क्या था कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, अगर हम बोले अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ठीक है, इंटेंसिटी अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इलेक्ट्रॉन जो होगा ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड शुड बी लार्ज। ठीक है, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब लार्ज होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारा था निकल रहा था, जो काइनेटिक एनर्जी हम बात कर रहे थे किसका, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का, जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला करते थे, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। ठीक है, फोटोन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू फोटोन वेव थ्योरी के अनुसार ये होना चाहिए कि अगर हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो वेव के अकॉर्डिंग अगर वेव होता तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी धीरे धीरे ज्यादा एब्जॉर्ब करता और उसका काइनेटिक एनर्जी जो हो ज्यादा होता। लेकिन अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अनुसार हम लोगों ने देखा कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी नहीं बढ़ रहा है, बल्कि सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं और नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं। अगर फोटॉन्स को हम पार्टिकल नहीं मानते तो धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा होता है, लेकिन अगर हम पार्टिकल माने हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, एनर्जी सेम रह रहा है। ठीक है, एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या रह रहा है, सेम ही रह रहा है, काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये था एक फेलियर, इसलिए बोला गया है कि ये जो है वेव नेचर शो नहीं कर रहा है, बल्कि पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। यानी अगर क्लासिकल वेव थ्योरी की बात मानते तो वेव धीरे धीरे मेटल सरफेस पे आता और इलेक्ट्रॉन जो है, जो इजेक्ट होना है, वो धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करता। और अगर हम एनर्जी ऐसा देते जाते तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जा रहा है, नहीं कि, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब यही माना गया कि ये वाला इफेक्ट सही है, यानी कि यहाँ पे हम पार्टिकल नेचर है तभी हम इस एक्सप्लेनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या निकला दोनों से डिस्कस करने के बाद, कि वेव जो है यानी कि लाइट के बारे में हम कह रहे हैं, तो लाइट इज पार्टिकल, एज लिख देते हैं, एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, इस कंक्लूजन से हमको क्या मिला कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर के लिए बहुत सारे एक्सप्लेन हो चुके थे,
जैसे डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सारे चीज वेव नेचर से ही एक्सप्लेन होते हैं। तो वेव नेचर को तो लाइट फॉलो करता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो वेव नेचर थ्योरी के अनुसार इंटेंसिटी बढ़ाने से एब्जॉर्ब्ड एनर्जी बढ़ना चाहिए और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बात कर रहे हैं तो इसके अनुसार जो ऑब्जर्वेशन हमको मिला, ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने जो किया, उससे हमको ये पता चला कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा है। हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स और नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जरूर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि लाइट को हम यहाँ पे पार्टिकल नेचर ही एज्यूम कर रहे हैं, तभी ये एक्सप्लेनेशन हो पा रहा है। यानी कि हम लाइट को एक फोटोन की तरह ट्रीट कर रहे हैं जो कि पार्टिकल है। ये पहला फेलियर था वेव थ्योरी का। सेकेंड, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, ठीक है। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम यही है कि फ्रीक्वेंसी से रिलेट करना है। ठीक है, जैसे कि अगर वेव थ्योरी में हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक में देखें कि अगर फाई हमारा वर्क फंक्शन है तो एच न्यू इतना अगर हम एनर्जी देते हैं, ठीक है, एच न्यू एनर्जी देंगे तो जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम इसी से शुरू होता है कि लेट से, यानी कि इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, लेकिन इफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 5/h, यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम जो है क्या है, 5/h के बराबर है। अब अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को 5/h से कम करें, 5/h से कम करें, तो इस केस में अकॉर्डिंग टू वेव, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी हमको क्या मिलेगा, वेव के अनुसार वह यही कहता है कि वो धीरे धीरे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वो निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी slowly and when it reaches phi it will eject। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या होना चाहिए कि अगर हम फ्रीक्वेंसी लेस देन रखे हैं तो धीरे धीरे, ज्यादा है तब तो निकल ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी को इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता था हमारा, दैट इज इक्वल टू VTH, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कम रखे हैं तो इस केस में वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहिए और एब्जॉर्ब करने के बाद वो इजेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, ऐसा होता नहीं है इन रियलिटी। ऐसा इन रियलिटी का बात करें, ठीक है, रियलिटी, रियलिटी यानी कि जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये देखे थे कि हम कितना भी, मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी कम रख के कितना भी हम फोटॉन्स को भेज दें, इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम बोले इसमें कि इसको इतना रखें, ठीक है, और नो मैटर हम कितना इस पे फोटॉन्स भेज रहे हैं, यानी कि नो मैटर हाउ मैनी फोटॉन्स इंसिडेंट, ठीक है, कितना हम फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल, ठीक है, इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एच क्या रखे हैं, लेस न्यू जो रखे हैं वो लेस देन न्यू टी एच रखे हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, यानी कि जो वर्क फंक्शन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। हम कितना भी फोटॉन्स को उस पर फेंक दें, हजारों करोड़ों कितना भी फेंकना हो, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो जो है एक फोटोन का एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है और उसके बाद ही वो निकल रहा है। अगर कम है तो नहीं निकल पा रहा है, ज्यादा है तो निकल रहा है, और अगर उसके पास और ज्यादा एनर्जी है वर्क फंक्शन से तो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी रह रहा है। तो यहां से भी पता चला कि ये पार्टिकल नेचर ही है। थर्ड, टाइम, ठीक है, टाइम लैग बोलते हैं या टाइम डिले। ठीक है, टाइम डिले प्रॉब्लम। टाइम डिले प्रॉब्लम क्या है? तो वेव अगर होता, अकॉर्डिंग टू वेव, बात वही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेव क्या होता कि इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड देन एमिट नहीं, इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस दौरान देयर शुड बी सम टाइम लैग, यानी कि ऐसा होने में कुछ टाइम लैग होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ये नहीं होता है। इन रियलिटी क्या होता है, इन रियलिटी क्या होता है कि देयर इज नो टाइम लैग, कोई टाइम लैग नहीं है, यानी कि इंस्टेंट प्रोसेस है। यानी कि अगर हम फोटोन को मेटल पे फेंके हैं, तो अगर फोटोन का एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। तो इन तीनों प्रॉब्लम से दिखा कि जो ये हम बात कर रहे हैं जिसका, वो वेव नेचर तो शो नहीं कर रहा है। इन सब से क्या समझ में आ रहा है कि जो लाइट है ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो इन तीनों कंक्लूजन से निकाल के ये कहा गया कि ये जो है पार्टिकल नेचर शो करता है। और पहले से बहुत सारे इफेक्ट जो थे उससे प्रूफ हो चुका था कि लाइट जो है वेव नेचर शो करता है। और इन्हीं सब को देखते हुए लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है, यानी कि वो किसी कहीं कहीं पे पार्टिकल नेचर और कहीं कहीं पे वेव नेचर। ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं हमारा इसके फेलियर। और नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है मैटर वेव। ये भी छोटा सा एक टॉपिक है, मैटर वेव। एक्चुअली में इस मैटर वेव में हम लोग को पढ़ना होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री में ये पढ़ाया हो गया होगा। ठीक है, ऐसे डी ब्रोगली लिखा रहा है लेकिन ब्रोए पढ़ाता है डी ब्रोए वेव्स। ठीक है, डी ब्रो वेवलेंथ लिख देते हैं। ठीक है, इसमें इसी चीज के बारे में बात होगा, इसको हम लेमडा डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैटर वेव नाम से समझ में आ रहा है कि हम मैटर के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। यानी कि अगर हम इस थ्योरी से बात किए, थ्योरी को देखे समझे, निष्कर्ष निकाले, तो हमको क्या निष्कर्ष मिलता है कि अगर हम फोटोन को पार्टिकल मान रहे हैं, एक मैटर मान रहे हैं, तो उससे वेव जनरेट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, वेव्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो क्या और कोई पार्टिकल जैसे कि बड़ा सा बॉल मूव कर रहा है उससे क्या वेव जनरेट नहीं हो रहा है? क्या वो वेव नेचर शो नहीं करेगा? यानी कि जब हम छोटे से पार्टिकल का बात कर रहे हैं तो वेव नेचर शो कर रहा है, तो बड़ा पार्टिकल, या फिर अगर छोटा सा ही कंपेयर कर ले, फोटोन की जगह हम इलेक्ट्रॉन ले लें, तो क्या वो वेव नेचर शो नहीं करेगा? इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है। ठीक है, तो इसी चीज को रिलेशन में डी ब्रोगली
वेवलेंथ आता है, यानी कि मैटर वेव को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि मैटर भी डुअल नेचर शो करता है। यानी कि इन्होंने यही प्रूव करा कि जो मैटर है, कोई भी बॉल या फिर कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, प्रोटॉन्स ले ले, तो ये सारे जो हैं डुअल नेचर शो करते हैं, यानी कि उसमें वेव नेचर भी थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि कोई भी मूविंग बॉडी है, मूविंग पार्टिकल है, एज वेव नेचर। ठीक है, प्रोटॉन को अगर हम पार्टिकल बोल रहे हैं और वो पार्टिकल जब वेव नेचर शो कर रहा है, तो बाकी के पार्टिकल क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उन्होंने भी सजेस्ट किया कि बाकी के पार्टिकल भी वेव नेचर शो करेंगे। ठीक है, और डुअल नेचर शो करेंगे, यानी कि पार्टिकल पार्टिकल की तरह तो हम लोग पढ़े ही हैं, लेकिन वेव नेचर भी शो करेगा। और इनके अकॉर्डिंग जो एनर्जी आएगा वो एच एफ होता है, या फिर एच न्यू बोलो। ठीक है, यानी कि अगर हम आइंस्टाइन का बात माने, प्लैंक का बात माने, तो उनके हिसाब से अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, ठीक है, प्लैंक के थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था फॉर फोटोन की एनर्जी, फॉर फोटोन जो कि पार्टिकल है, एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ एंड मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी बाई सी। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़े थे। यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, एफ को हम सी बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, इसको एच सी बाई लेमडा लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो लेमडा का वैल्यू हमको क्या मिल जा रहा है? ठीक है, ई बाई सी अगर करेंगे तो हमको ये एच बाई ई बाई सी इक्वल टू मोमेंटम, तो लेमडा इक्वल टू एच बाई पी हमको दिख रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को देखते हुए डी ब्रोई ने कहा किसी भी मैटर के लिए लेमडा डी जो होगा वो एच बाई पी होगा फॉर एनी मैटर। ठीक है, कोई मैटर है, अगर उसके पास कुछ पी मोमेंटम है, तो उसका जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा वो एच बाई पी होगा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई टू एम। यहाँ से हम लोग अंडर रूट टू एम के लिख सकते हैं, एच बाई पी या फिर एच बाई अंडर रूट टू एम के। ठीक है, इसी को अगर किसी चार्ज पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो एच बाई टू एम ई इंटू वी लिख देते हैं, क्यू वी क्यू कर देते हैं। सिंस काइनेटिक एनर्जी फॉर इक्वल टू क्यू इंटू वी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उस जगह से हम बोल सकते हैं फॉर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अगर किसी चार्ज पार्टिकल के लिए है तो काइनेटिक एनर्जी हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम रेस्ट से उसको शुरू किए हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वर्क डन के बराबर, और वर्क डन होता है क्यू इंटू वी। तो ऐसा हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब यही है, डी ब्रोगली वेवलेंथ और ये याद रखने हैं, कहीं भी लिख के चिपका, ऐसे भी करना है, याद कर लो। और ऐसा ही याद करो कि रात के 3 बजे भी कोई उठा के बोले कि ये फॉर्मूला क्या होगा, तो याद होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में डायरेक्ट हम लोग को वही चीज करनी है। जैसे हम पहला कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ई उस पे का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसके लिए अगर लेमडा डी लिखेंगे तो h बाई अंडर रूट चार्ज और मास, ये वाला हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पोटेंशियल से, इसको एक्सेलरेट किया जाता है तो पोटेंशियल वाला ही टर्म हम यूज कर रहे हैं। तो 2me इंटू वी, डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल से इसको एक्सेलरेट किया जाएगा। तो मास पता है, ई पता है, एच पता है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 150 बाई वी। वी को किस में रखना है, इन वोल्ट्स। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 12.27 बाई वी, ये एंगस्ट्रम में आएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट 150 बाई वी, या फिर अंडर रूट 150 का जो वैल्यू आता है 12.27, जैसे याद रखना है उसको याद रखना। सेकेंड, प्रोटॉन। प्रोटॉन का भी मास पता है और चार्ज पता है। इसके लिए लेमडा डी अगर हम फाइंड करते हैं तो आता है 0.286 बाई अंडर रूट वी। वी को वोल्ट में रखना है। ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ड्यूट्रॉन्स अगर रहेगा तो इसके लिए लेमडा डी। ठीक है, ड्यूट्रॉन है तो इसका मास जो होगा डबल होता है प्रोटॉन का। ठीक है, और चार्ज भी डबल, तो इसके लिए 0.202 बाई अंडर रूट वी एंगस्ट्रम आता है। अल्फा पार्टिकल लेते हैं तो उसका 4 हो जाता है। अल्फा पार्टिकल ये भी चार्ज पार्टिकल है, तो इसके लिए लेमडा डिफाइन करते हैं तो इसका आधा आता है 0.101 बाई अंडर रूट वी। ठीक है, तो ये वैल्यूज याद होने चाहिए। ये चार वैल्यूज हैं चार्ज पार्टिकल के लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अगर कोई मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल और भी दे दे तो कोशिश करना यही कि इनके टर्म में हम निकाल। ठीक है, क्योंकि मास और चार्ज का ही कुछ चेंजिंग होगा। ठीक है, बाकी सब चीज सेम होगा। तो मास कितना टाइम्स है, चार्ज कितना टाइम्स है, तो नीचे अंडर रूट में उतना टाइम्स दिखेगा। बाकी सारा वैल्यू कैलकुलेटेड हमको इतना मिलेगा। तो हमारा जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कैलकुलेशन टाइम जो है बचेगा। हम बार बार इस वैल्यू को क्यों कैलकुलेट करते रहे कि एच एम क्यू, जब हमको पता है तो हम कैलकुलेट करके एक वैल्यू रख रहे हैं, और इन वैल्यू को याद रखना है फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, ऐसा ही लेमडा डी फॉर अनचार्ज्ड पार्टिकल। अनचार्ज्ड पार्टिकल है तो इसमें तो हम भाई पोटेंशियल डिफरेंसेस को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट नहीं कर सकते। पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हम इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि Q जीरो है तो Q इंटू वी जीरो, वगडन जीरो, तो हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्म नहीं यूज करते हैं। इसके लिए लेमडा अगर यूज करना होगा तो h बाई अंडर रूट 2m k वाला फॉर्म मोस्टली यूज होता है। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्म यूज होता है। जैसे फॉर थर्मल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, थर्मल न्यूट्रॉन्स यानी कि इसको हम टेम्परेचर देकर इसमें कुछ एनर्जी निकालें। तो ये जो एनर्जी होता है k इंटू टी होता है। ठीक है, k क्या है यहाँ पे, तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो हम यहाँ से लेमडा लिख सकते हैं h अपॉन अंडर रूट 2m/kT, और इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 30.835 बाई अंडर रूट टी एंगस्ट्रम। टेम्परेचर को केल्विन में पुट करना है। ठीक है, केल्विन में अगर पुट करेंगे तो हमको इतना कुछ मिलेगा।
वैसे ही अगर हमको बोल देगा किसी गैस मॉलिक्यूल के लिए, गैस मॉलिक्यूल के लिए अगर हमको फाइंड करने के लिए बोलेगा, जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो हमको उसका मास पता होगा। इसके लिए अगर लैम्डा डी हमको निकालना होगा तो हम लिखेंगे h बाई मोमेंटम। मोमेंटम कितना होगा, तो हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक मास जो भी होगा इनटू VRMS। ठीक है, VRMS के टर्म में हम लोग यूज कर लेंगे। अभी इसमें सबका अलग अलग होता है, इसलिए हम कोई कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, अब है गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर टी केल्विन। ठीक है, टी केल्विन पे अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर से हम एक्सेलरेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं हम लोग F/2 kT। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं F/2 kT। F क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फॉर मोनोएटॉमिक काइनेटिक एनर्जी मोस्टली हम लोग ये यूज करते हैं, तो इसी का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं 3/2 kT होता है। अगर ये यूज करेंगे तो लेमडा डी जो होगा हमारा ये h/√3m kT और ऊपर चला जाएगा हमारा √2, नहीं 2 तो कट गया। ठीक है, √2m था तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि गैस मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, क्या होगा, वो चीज दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो हम मास जानते हैं कितना होता है, उसको यूज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो गैस के लिए हमको बहुत कम ही पूछता है, मोस्टली हमको चार्ज पार्टिकल के लिए पूछेगा और न्यूट्रॉन के लिए पूछता है। तो चार्ज पार्टिकल में न्यूट्रॉन, अगर अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, चार चीजें याद कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मूले हमको मिल रहे हैं वो एक कागज पे लिख के जहां भी पढ़ने बैठते हो वहां चिपकाते जाओ। ठीक है, जितने भी मॉडर्न फिजिक्स के फॉर्मूलेज मिल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके बाद इसका प्रॉपर्टी क्या है ऑफ मैटर वेव। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। जैसा कि फोटोन था, फोटोन वाला जो पार्ट था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, तो इट इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, यानी कि पहला तो यही लिखते हैं, इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये डिफरेंट है, यानी कि पार्टिकल चार्ज है या नहीं है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग देखे थे कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि नो मैटर मूविंग पार्टिकल is charged or not। ठीक है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है कि चार्ज पार्टिकल है या फिर नहीं है। ठीक है, मूविंग पार्टिकल के पास चार्ज है या नहीं है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है, यानी कि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सेकेंड, अगर वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव का बात कर रहे हैं, एक मिनट, क्या हो गया, हेलो हेलो, हेलो। यस सर। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ, अगर हम मैटर वेव का बात करें
ठीक है, मैटर वेव है, इसका वेलोसिटी का हम बात कर रहे हैं v। तो हम क्या लिखेंगे? ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में हम लोगों ने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं लेमडा बाई टी, यानी लेमडा इंटू एफ, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो लेमडा जो आता है वो हमारा आ रहा है एच बाई पी। फ्रीक्वेंसी एनर्जी से लिख सकते हैं ई बाई एच। तो ये हमको मिल रहा है एच एच कट गया ई बाई पी। ठीक है, कोई भी मैटर है अगर इसका पास मास m है तो उसका मास एनर्जी जो होगा एम सी स्क्वायर होगा, और ये जो होगा m इंटू वी होगा, ये कट जाएगा। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल जो होगा कभी भी होगा तो लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होगा, ये ऑलवेज का बात है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जो है स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव जो आ रहा है वो ग्रेटर देन c आ रहा है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा आ रहा है, क्योंकि c स्क्वायर बाई v है और v जो है c से कम ही है। ठीक है, तो मैटर वेव जो होता है उसका स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कभी भी c से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि मैटर वेव जो है ऐसा है। लेकिन बट मैटर वेव ऑलवेज ट्रेवल्स इन ग्रुप। ठीक है, ये हम एक सिंगल मैटर वेव का अगर बात करें तो ऐसा होता है, लेकिन मैटर वेव जो होता है हमेशा ग्रुप में मूव करता है, और इसका जो वेलोसिटी होता है ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम मैटर वेव का देख रहे हैं तो मैटर वेव ऑलवेज जो होगा ऑलवेज ट्रेवल्स इन ग्रुप, हमेशा ग्रुप में ट्रेवल करता है, और इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इसका जो वेलोसिटी होता है ग्रुप का वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बराबर होता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ग्रुप जो होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बराबर होगा, लेकिन अगर सिंगल मैटर वेव का बात करेंगे तो उसका स्पीड जो होता है स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होता है। तो इस डिफरेंस को याद रखना है। ठीक है, इस डिफरेंस को याद रखना है, क्योंकि जनरली हम लोग के मन में शुरू से ही पढ़ते हैं कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं होती, लेकिन सिंगल का बात कर रहे हैं तब उसका स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होता है। ठीक है, ये था हमारा मैटर वेव। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर देखेंगे रेडिएशन प्रेशर। जैसे कि क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है 50 वोल्ट है, फाइंड लैम्डा डी। आ गया पहला। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना दे रखा है, अभी हम लोग निकाले कि लेमडा डी जो होता है अंडर रूट 150 बाई वी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 150 बाई 50 यानी √3, यानी कि 1.73 एंगस्ट्रम। √3 का वैल्यू 1.73 होता है।
ठीक है, तो अगर हमको ये सब फॉर्मूले याद हैं तो कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ेंगे, आसान होगा। वैसे ही ये क्वेश्चन करो। हो गया। किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा? इलेक्ट्रॉन है, फोटॉन है, दोनों के पास सेम लेमडा डी है, नहीं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, तो किसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? सिंपल है। रेस्ट मास ऑफ जो फोटॉन होता है, फोटॉन का जो रेस्ट मास होता है वो हम लोग मानते हैं कि 0 है, तो उसके पास जो भी एनर्जी होगा वो टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक पोटेंशियल जो भी रहे, लेकिन फोटॉन के पास जो भी होगा टोटल का टोटल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही होगा। यानी कि सिंस मास ऑफ फोटॉन इक्वल टू 0, ठीक है, रेस्ट मास, दिस implies that total energy is in form of काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट पता चल गया तो अब एक बार ट्राई करो। टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, तो इसका एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं? E1 लिख रहे हैं, एच सी बाई लेमडा होता है। दोनों के लिए लेमडा सेम है, तो लेमडा बाई पी। अगर मूव कर रहा है, इसका कुछ मास अगर एम मानते हैं तो ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी अगर हमको लिखना होगा तो हम उसको E2 लिख रहे हैं। E2 जो होगा हाफ mv स्क्वायर होगा, और इसके पास जो एनर्जी होगा एच सी बाई लेमडा होगा। ठीक है,
ऐसा है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको कंपेयर करना है। तो यहाँ से अगर हम एम भी लिखें तो एम बी इजकल टू एच बाई लेमडा होगा, बी स्क्वायर है। तो ऊपर नीचे एम बी से मल्टीपल कर लो, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1/2। यहाँ पे हम ऊपर नीचे एम से मल्टीपल कर दे रहे हैं, तो इसको हम लिख रहे हैं एच एम बी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर इंटू एम। ठीक है, तो यहाँ से अब कंपेयर करना पड़ेगा और एच बाई एम को और छोटा कर सकते हैं, एच बाई एम को लेमडा इंटू वी कर सकते हैं, इंटू वी। ठीक है, यहाँ से देखो एच बाई एम जो है लेमडा इंटू वी दिख रहा है, तो यहाँ से एक एच और एम चला जाएगा, लेमडा चला जाएगा, एच भी बाई लेमडा बचेगा। ठीक है, तो E2 को हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखने का पर्पस क्या हुआ कि अब हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे क्यों लिखे, तो सिंस एच बाई एम इजकल टू लेमडा इंटू वी। ठीक है, ध्यान से देखो इक्वेशन, बस हम कंपेयर करना है, तो हम एच बाई लेमडा दोनों में कॉमन कर लिए और वी सी दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम c का वैल्यू देखें तो c का वैल्यू ग्रेटर देन v/2 होगा। ठीक है, अगर ऐसा ग्रेटर देन हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि E1 इज ग्रेटर देन E2। तो ऐसे हमको कंपेयर करने के लिए आएगा, तो उसको इक्वेशंस फॉर्म करने हमको आने चाहिए। फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले से खेलना चाहिए। इसी क्वेश्चन में बोल सकता है कि अगर दोनों का, ठीक है, फोटोन और इलेक्ट्रॉन है, दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, तो टोटल एनर्जी किसका ज्यादा होगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम काइनेटिक एनर्जी बोल रहे, हो सकता है हम टोटल एनर्जी बोलते कि टोटल एनर्जी किसका ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लिखते तो हम mc स्क्वायर का बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसी क्वेश्चन में बोलते हैं इन अबव क्वेश्चन which one has greater total energy। ठीक है, टोटल एनर्जी किसका ज्यादा होगा। तो यहाँ से टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है उसका, फोटोन है, फोटोन का तो एनर्जी वही होना है, फोटोन की एनर्जी में हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे टोटल एनर्जी का बात करा जा रहा है, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये हम मास है तो मास इंटू सी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, एम सी स्क्वायर होता है, मास एनर्जी को हम लोग ये लिखते हैं एम सी स्क्वायर। तो ये उसका टोटल एनर्जी होगा। और इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का जो है वो है एच सी बाई लेमडा, इसके पास यही चीज है, दोनों का लेमडा सेम है, तो इसमें भी हमको इसी फॉर्मेट में लाने का कोशिश करना पड़ेगा, या फिर इसको लाओ या फिर उसको लाओ, लिख के सेम करना पड़ेगा। इस केस में अगर सॉल्व करोगे, हम होमवर्क दे रहे हैं, सॉल्व करोगे तो E2, यानी कि इसको हम E2 बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, फोटोन को E1 बोल रहे हैं, तो E2 शुड बी ग्रेटर देन E1 आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दोनों का हम टोटल एनर्जी लिख चुके हैं, लेमडा सेम है, एम सी स्क्वायर है, तो इसको अब सेम फॉर्मेट में लाना है। यानी कि ऊपर 2-3 फॉर्मूले जो हम लोग पढ़े हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो भी फॉर्मूला पढ़े हो, उन सबको यूज करते हुए सेम में लाके कंपेयर करना है। अब तुम कैसे कंपेयर करते हो हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं। एक ऊपर वाला हम बताएं कि दोनों को हम सिमिलर फॉर्म में ले आए और उसके बाद कंपेयर कर लिए। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एम सी स्क्वायर है, इसका एच बाई लेमडा सी है। ठीक है, तो वहां से भी हमको m को रिप्लेस करना पड़ेगा, m को रिप्लेस करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ मिलेगा, तो उसमें रिप्लेस करके देखना क्या आता है। ठीक है, तो ऐसे से क्वेश्चन देगा, कभी प्रोटॉन दे देगा, कभी अल्फा पार्टिकल दे देगा, कभी कुछ पार्टिकल दे देगा। अगर हम इसी जगह पे अगर हम फाइंड करें कि फाइंड लेमडा डी फॉर अ वॉल,
ठीक है, कोई बॉल है जिसका वेट मास जो है वो 1 kg है, ठीक है, मूविंग विथ स्पीड, चलो 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी बहुत है बॉल के लिए, फिर भी 10 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से मूव कर रहा है, इसके लिए लैम्डा डी का वैल्यू कितना होगा ये फाइंड करना है। जल्दी से फाइंड करो। हो गया। लैम्डा डी क्या होता है, h/p होता है, h 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और ये आ जाएगा 1 m इंटू भी 10, तो कितना आ जा रहा है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, सब यूनिट में ले रखे हैं तो ये मीटर में ही आंसर आएगा। ठीक है, इतना मीटर। एंगस्ट्रम में भी अगर लिख लें तो ये हमको अप्रोक्सीमेटली हमको दिख रहा है 10⁻⁻24 एंगस्ट्रम, ठीक है, 10 घटा दिए तब भी इसका अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻24। हम लोग कोई भी वेव अगर देखते हैं तो 10⁻−10 -15 मैक्स मोस्टली देखते हैं, ठीक है, ये उससे भी छोटा है, यानी कि वेव लेंथ जो है उससे भी छोटा है, ठीक है। अगर ये वेवलेंथ उससे भी छोटा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम इस चीज को वेवलेंथ यहाँ से यहाँ को बोलते हैं, तो बहुत छोटा होने का मतलब ये यहीं पे ऐसा रह गया, भले ही कितना कुछ भी रहे यहीं पे, ठीक है। इसीलिए अगर हमको कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसमें हमको वेव का फीलिंग नहीं आता है, ठीक है, नहीं वेव जैसा हमको फील नहीं आता है, लेकिन उसमें से वेव नेचर होता है, डी ब्रोगली के अनुसार अगर माने तो उसमें वेव नेचर होता है, और उसका वेवलेंथ जो है इतना छोटा, बहुत छोटा आ रहा है। मास अगर और बड़ा करेंगे, स्पीड और बढ़ाएंगे, तो नीचे वाला वैल्यू को और बढ़ाते जाएंगे तो और छोटा होते जाएगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। यानी कि नीचे वाला पार्टिकल यानी कि मास बहुत कम है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो इनका वेव नेचर हमको समझ में आ जाता है, लेकिन अगर हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका वेव नेचर हमको समझ में नहीं आता है। रीजन क्या है, तो उसका वेवलेंथ इतना छोटा है कि वो हमको स्ट्रेट ही दिखता है, इतना छोटा है, बहुत छोटा वेवलेंथ, यानी कि दोनों एंडिंग क्या है, बहुत, एक यहाँ है तो एक यहीं पे है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा अगर हमको वेवलेंथ दिख रहा है तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि इसका वेवलेंथ को हम लोग उतना कंसिडर नहीं करते हैं, वेव नेचर को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए। सर हाँ, सर एंगस्ट्रॉम में तो पावर -44 हो जाएगा ना। मीटर है 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम, जहाँ, ठीक है, 44 हो जाएगा, छोटा ही है, 24 भी होता तो बहुत छोटा ही क्वांटिटी है, यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही छोटा, और बहुत बहुत ही छोटा ही है, उससे मतलब हमको, ठीक है। तो ये जो लेमडा आ रहा है बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं, वेव नेचर के बारे में हम लोग भूल जाते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं किसी भी ऐसे बॉडी के मोशन के, ठीक है। अब जैसे इसी डी ब्रोगली से ही फाइंड रेशियो ऑफ लेमडा डी फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम, हीलियम molecule which are at temperature
27 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक हीलियम मॉलिक्यूल है, दोनों जो है इतने इतने टेम्परेचर पे हैं, उन दोनों का लैम्डा डी का रेशियो फाइंड करना है। मॉलिक्यूल है तो टेम्परेचर है, तो उसका हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, 3/2 kT। तो वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सॉल्व करो अपने जल्दी से। उल्टा होगा, इनवर्स रेशियो है। ठीक है, आ गया। ठीक है, इस चीज को यूज कर लिया, रेशियो ले लिए, तो m/t2 इनवर्स रेशियो में है, तो अंडर रूट m/t2/m/1 आ जाएगा। मास ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हीलियम एटम होता है 4 और हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल होता है 2। एटम का बात नहीं हो रहा है, मॉलिक्यूल है, इसलिए हम लोग यूज कर लिए। टेम्परेचर को केल्विन में यूज करना है, यहाँ डिग्री सेल्सियस में है, तो 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है 300 केल्विन होता है, और 127 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको केल्विन में 273 ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे बहुत ही आसान आसान। एक क्वेश्चन और देते हैं इसी पे रिलेटेड। ये लैम्डा वर्सेस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पोटेंशियल है, यानी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जितना से एक्सेलरेट किया जा रहा है, ऐसे दो कर्व दे रखा है बी एंड ए। बोल रहा है विच वन इज हैवियर। ठीक है, कौन सा जो है इसमें से हैवियर है, ए या फिर बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। बोलो कैसे करेंगे कोई भी।
लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यू, कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसके लिए क्यू भी होगा। हमको हैवियर पूछ रहा है, क्या है? चार्ज सेम दे रखा है, चार्ज सेम दे रखा है, तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो h बाई अंडर रूट 2m क्यू इंटू 1/√v। ये हमको y इजकल टू mx का फॉर्म दिख रहा है और स्ट्रेट लाइन तो दिख ही रहा है, और इसमें स्लोप क्या दिख रहा है, तो स्लोप हमको दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। ठीक है, यानी कि जिसका स्लोप ज्यादा उसका मास कम। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है, तो b का स्लोप और a का स्लोप, b का स्लोप ज्यादा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मास ऑफ a और मास ऑफ b में b का स्लोप ज्यादा है तो मास ऑफ a ज्यादा होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ b जो है ज्यादा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो b का स्लोप ज्यादा है तो मास कम होगा। ऐसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन से अगर कर दे इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो ना। कुछ फोटॉन्स के बारे में फिर से, अब जैसे कि अगर हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब है, ये जल रहा है, ठीक है, इसका पावर जो है मान लेते हैं P है, तो पावर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी पर यूनिट टाइम, या फिर बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड। ठीक है, जूल पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड। यानी कि अगर कोई भी बल्ब एक जल रहा है तो उसका पावर अगर P लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि उससे एनर्जी रिलीज या एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड जो है इतना है, तो ये इसका पावर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये बल्ब अगर जल रहा है, इससे एनर्जी ऐसे निकल रहा है, तो अगर ये जल रहा है तो इससे कुछ ना कुछ फोटॉन्स इमिट हो रहे होंगे। ठीक है, फोटॉन्स जो होंगे इस बल्ब से एमिट हो रहे होंगे, क्योंकि लाइट जो होता है वो पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल है तो उसमें फोटॉन्स होंगे, तो जला रहे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ फोटॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज हो रहा होगा, तो यहाँ भी कुछ फोटॉन्स एमिट हो रहे होंगे। अगर इसका एनर्जी पर यूनिट टाइम इतना है, ठीक है, टोटल एनर्जी 1 सेकंड का, और अगर फोटोन इमिट हो रहा है तो हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक है, एक फोटोन का एनर्जी ई अगर लिखेंगे तो उसको हम लिखते हैं hc/λ या फिर h न्यू। फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखेंगे तो ऐसा, और वेवलेंथ के टर्म में लिखेंगे तो hc/λ लिखते हैं। तो सोचो कि इसमें से एक फोटोन निकल रहा है तो उसका एनर्जी इतना है, और इसका टोटल एनर्जी पर सेकंड अगर देखेंगे तो पावर P है, यानी कि P क्यों हम बोल सकते हैं कि एनर्जी रिलीज्ड पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का अगर हम बात करें तो जो एनर्जी है वो P है, और 1 सेकंड में अगर एक फोटोन निकल रहा है तो उसका एनर्जी इतना है। तो अगर हमको यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज्ड या एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स जो हैं इस बल्ब के जलने से निकले हैं, और उसको हम लिख रहे हैं कैपिटल एन से। ठीक है, यानी कि ये फोटॉन्स जो एमिटेड हैं कितने हैं, तो अगर हम इस एन को लिखें तो एन फोटॉन्स निकले होंगे, एक फोटोन का एनर्जी ई है, तो एन फोटॉन्स का एनर्जी एन इंटू ई होगा, और ये इक्वल टू होगा पावर 1 सेकेंड के लिए, तो यहाँ से एन अगर लिखा जाए तो यह जाएगा पावर बाई एनर्जी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं पावर इक्वल टू एनर्जी क्या है hc/λ,
तो पी लेमडा बाई एच सी। ठीक है, तो ये जो आया हमारा टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। यहाँ से जो भी चीज चलेगा पर सेकेंड के लिए ही चलेगा। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। अगर कोई सोर्स पावर P है तो P लेमडा बाई एच सी या P बाई ई। ठीक है, ये चीज है टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ सोर्स। ठीक है, अगर सन दे दे, उसका पावर दे दे, तो हम उससे भी कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं ये पता कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स। कैसे निकाले, तो अगर हमारे पास कोई बल्ब है, जल रहा है, उसका कुछ पावर है, तो कुछ एनर्जी होगा। पावर का मतलब यही होता है कि एनर्जी कंज्यूम्ड या एनर्जी रिलीज्ड पर सेकेंड। ठीक है, यानी कितना एनर्जी हो, अगर कंज्यूमशन के हिसाब से देखते हैं तो होता है रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज किया है हमारा एक सेकेंड में। एक फोटोन का एनर्जी इतना है, एक फोटोन का। तो अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स निकले होंगे तो टोटल एनर्जी कितना निकला है, n इंटू ई। और ये किसके बराबर होना चाहिए, जो पावर पर सेकंड का ही बात कर रहे हैं, ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, अगर टाइम बढ़ा देगा तो हमको टाइम से मल्टीपल करना पड़ेगा। फिलहाल हम सब चीज पर सेकंड का ही बात कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड अगर देखेंगे तो n इंटू पी मिलेगा। यहाँ से n का फॉर्मूला मिल रहा है पावर अपॉन ई। ये ध्यान रहे p जो है यहाँ पे पावर है। ठीक है, इसलिए और बोल रहे हैं कि पावर p है। इसी टॉपिक में मोमेंटम भी आएगा और प्रेशर भी आएगा। ठीक है, तो तीन तीन p आने वाला है, पावर, मोमेंटम का p और प्रेशर का p। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे पावर को लिखे हैं कैपिटल P से। मोमेंटम आएगा तो स्मॉल p यूज करेंगे मोमेंटम के लिए। और रेडिएशन प्रेशर आएगा तो उसके लिए हम PR लिखेंगे। ठीक है, अभी बता दे रहे हैं, खैर जब यूज होगा तब भी लिखेंगे। ठीक है, यानी कि टॉपिक हम लोग का रेडिएशन प्रेशर ही चलने वाला है। तो यहाँ से पावर अगर हम देख रहे हैं, किसी भी बल्ब का पावर है तो उसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज होंगे। इसके बाद एक टर्म डिफाइन करते हैं हम लोग, इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी अभी तक हम लोग ये जानते भी आए कि इंटेंसिटी क्या होता है। इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी के टर्म में इसको भी हम लोग लिखेंगे कि इंटेंसिटी क्या होगा। तो क्या कितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स को बोल देते हैं क्या इंटेंसिटी, तो नहीं, इंटेंसिटी बोलने के लिए भी हम कुछ एरिया डिफाइन कर लेते हैं। उस एरिया पे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पड़े उस चीज को बोल देते हैं हम लोग इंटेंसिटी। ठीक है, यानी कि एनर्जी के टर्म में बोले तो एनर्जी के टर्म में बोल देते हैं, नहीं तो सिंपली अगर नंबर के टर्म में बोलते हैं तो किसी भी एरिया पर कितना एनर्जी पड़ रहा है उसके टर्म में हम लोग बोल देते हैं। तो इसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी, इंटेंसिटी पहले भी हम लोग का रेडिएशन में आया है, पर यूनिट एरिया इनटू टाइम होता है। और एनर्जी बाई टाइम जो होता है पावर होता है, इसको हम पावर अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं, यानी कि P बाई ए। अगर इसको P बाई ए तो P को लिख सकते हैं I इंटू ए। P को IA अगर लिख सकते हैं तो ऊपर ध्यान से देखो, N कैन बी रिटन एज, चलो यहीं पे लिख देते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज in the form of IA lambda by h। ठीक है, इंटेंसिटी रहेगा तो पावर में I इंटू ए होता है, तो IA से मल्टीपल कर दिए लैम्डा बाई एच। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिटी के टर्म में भी हम लिख सकते हैं। इंटेंसिटी क्या होगा, एनर्जी अपॉन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को डिफिनेशन भी है, या पावर पर यूनिट एरिया। अगर हम बोले कि यहाँ पे एक बल्ब हमारा जल रहा है, ठीक है, यहाँ से अगर R दूरी पे अगर हमको पावर देखना हो, ठीक है, इंटेंसिटी देखना हो, तो कैसे देखें। इंटेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, कितने दूरी पे, यहाँ पे एक लाइट निकला और यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तब, दोनों जगहों पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ का पावर और यहाँ का पावर सेम होगा।
ठीक है, यहाँ भी पावर P है तो यहाँ भी पावर P है, लेकिन यहाँ पे एरिया बढ़ गया। यहाँ पे इंटेंसिटी जो होगा, यानी कि लाइट्स अगर हम रेज माने तो रेज डेंसर होंगे यहाँ पे, यानी कि बोलेंगे इंटेंस है। लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते सब में डिफरेंस, मतलब दूरी बढ़ जाएगा, रेयर हो जाएगा, और हम बोलेंगे कि यहाँ का इंटेंसिटी कम है। तो इस जगह पे अगर हम इंटेंसिटी लिखना चाहते हैं तो पावर अपॉन एरिया। अब चूंकि बल्ब जल रहा है, यहाँ सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ये हमको कैसा दिखेगा, स्फेरिकल। तो एरिया क्या लिखेंगे, 4 पाई r²। ठीक है, याद करो तो हीट सब चैप्टर में ये सब चीजें हो चुकी हैं। पावर इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। सन का अगर हम दूरी से निकाल देते इतने दूरी पे कितना पावर आ रहा है, तो वही चीज पावर अपॉन 4 पाई r²। ठीक है, तो इंटेंसिटी इक्वल टू होता है पावर अपॉन एरिया। अगर बल्ब जल रहा है तो वहां से कितने दूरी पे कितना इंटेंसिटी होगा, हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हमसे कहा जाता कि यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लिए, इस एरिया पे बताओ कि कितना पावर है या कितना एनर्जी पर सेकंड हो रहा है। तो इंटेंसिटी हम मल्टीपल कर देते एरिया को। ठीक है, तो पावर हो जाता पर सेकंड, यानी एनर्जी पर सेकंड हो जाता। ठीक है, इसके बाद एक टर्म यूज होता है फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स है तो इसको हम लोग फाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन को भी फाई से रिप्रेजेंट करते थे, फ्लक्स है इसको भी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फोटोन फ्लक्स, फ्लक्स नाम आ रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फ्लक्स पढ़े हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ये फ्लक्स पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ भी एक फ्लक्स आ रहा है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा हम पिक्चर बना रहे हैं। मान लेते हैं कि ऐसा एक कोई सरफेस है। ठीक है, ठीक है, ऐसा है। यहाँ पे एक हम टॉर्च जला रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं, तो टॉर्च का जो लाइट है सीधा सीधा इस एरिया पे पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पे कैसा सर्कुलर शेप में इस एरिया पे पड़ रहा है। ठीक है, लाइट है, ये टॉर्च है। ठीक है, टॉर्च को अगर हम जला रहे हैं तो इस पे जाके ये लाइट इस पे पड़ रहा है। अगर इसका एरिया जो है, हम मान लेते हैं कि शेडेड पोर्शन का एरिया ए है, तो जो फ्लक्स हम लोग डिफाइन करेंगे फ्लक्स, तो इस लाइट से फोटॉन्स जा रहे होंगे, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स जाके इस पे टकरा रहे होंगे। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड क्रॉस करता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते थे तो फील्ड लाइंस क्रॉस करता था, मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे तो मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया से क्रॉस करता था। वैसे ही यहाँ पे फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉस करे या फिर टकराए, तो हम बोलते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एरिया एज्यूम करे होते तो एरिया को क्रॉस कर रहा होता फोटॉन्स पर सेकेंड अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, जिस एरिया से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो पर सेकेंड अगर हम बोल रहे हैं इसका पावर अगर p है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने रिलीज कर रहा होगा n, तो p बाई e कर रहा होगा, यानी कि p लेमडा बाई hc कर रहा होगा। ठीक है, इतना ये फोटॉन्स एमिट कर रहा होगा, तो हम उसी टर्म में अगर लिखेंगे तो n बाई इसका एरिया जो भी होगा एरिया लिख देंगे। ठीक है, अगर r है रेडियस, अगर हम इस सर्कुलर माने हैं तो πr² लेंगे। बल्ब माने होते चारी ओर फैल रहा है तो स्फेरिकल होता तो 4 πr² लिए होते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फ्लक्स लें तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स इक्वल टू p लेमडा बाई hc इंटू ए, या फिर इंटेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो आई ए लेमडा बाई एच सी ए हो जाएगा, ए कैंसिल आई लेमडा बाई एच सी। ठीक है, तो फ्लक्स को हम लोग इस फॉर्म में याद रखेंगे।
क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, फॉर्मूला पड़ा हुआ है। पी लेमडा बाई एच सी इंटू ए या फिर आई लेमडा बाई एच सी। आई क्या है? इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी उस पॉइंट पे कितना है, आई लेमडा बाई एच सी। या फिर पावर के टर्म में लिखेंगे तो पावर अपॉन ए, पावर इंटू लेमडा बाई एच सी है। पावर अपॉन ए जो होता है इंटेंसिटी होता है, तो उसको इंटेंसिटी से हम लिखते हैं। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं फोटोन फ्लक्स। ठीक है, एक टर्म और डिफाइन होता है इसके लिए, फोटोन डेंसिटी। फोटोन डेंसिटी, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या निकलेगा। कि किसी भी एरिया में अगर हम देखेंगे तो किसी एरिया में कितने नंबर ऑफ फोटोन होंगे, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स किसी यूनिट एरिया का अगर बात करें तो उस एरिया में कितने फोटॉन्स होंगे, उसी चीज को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी कि इसको डिफाइन करना होगा तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चूंकि चारों ओर फैलता है तो हम एरिया या फिर लेंथ नहीं लिखते हैं, वॉल्यूम में ही देखते हैं। जैसे हम लोगों ने लिनियर मास, एरियल मास सब चीज देख चुके हैं, तो डेंसिटी के टर्म में हम जानते हैं कि लिनियर भी ले सकते हैं, इस पे एरियल भी ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं। तो चूंकि फोटॉन्स जो होते हैं चारों तरफ फैले होते हैं, वॉल्यूम में होता है, इसलिए हम लोग इसमें जनरली नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ही लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट रो से ही करते हैं और पीएच लिख देते हैं। पीएच लिखा हुआ रहेगा तो हमको समझ में आता है कि डेंसिटी ऑफ फोटॉन के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फोटॉन्स होंगे, उन्हीं चीज का कैलकुलेशन है। ठीक है, टाइम तो है नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, इसका कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक ना, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, थोड़ा सा इसमें लगेगा 5-10 मिनट। तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, जो भी इसमें फॉर्मूले हैं उसको एक पेज पे लिखो और याद करो, क्योंकि इस सब चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले बचे हुए हैं। ठीक है, तो हर जगह फॉर्मूले लिख के चिपका दो, याद करना। ठीक है, फिर आज के इतना ही।